यारों को नमस्ते और बड़ों को पाए लागू। आप देख रहे हैं इंडियाज इंटेट। तो हर साल 8 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। इसके मुताबिक हर एक मिनट एक आदमी सुसाइड करता है दुनिया भर में। सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी में सुसाइड कर ली थी। 46,000 people died by suicide in 2020. Emotional abuse, the mental abuse. CDC estimates 1.38 million people attempted. सुसाइड टॉप 3 रैंक में आता है, जो 15 से 44 साल के लोगों के मौत का कारण बनता है। तो सुसाइड एक ऐसी कार्यवाही है या एक्ट है जिसमें एक इंसान अपनी खुद की जान लेता है, जिसे हम आत्महत्या भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक जब इन 3 कारणों से मौत होती है, जैसे कि कोई भी अननेचुरल डेथ हो जिसमें खुद की मर्जी हो, या जब जान लेने का कोई कारण हो जैसे कि वो स्पेसिफाइड हो या अनस्पेसिफाइड हो, तो ही उस डेथ को सुसाइड माना जाता है। 2021 में सिर्फ इंडिया में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया था, जो कि 1967 से सबसे ज्यादा है। तो एनसीआरबी के अगर डेटा को देखा जाए तो 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की थी, और वर्ल्ड के पूरे टोटल नंबर ऑफ फीमेल सुसाइड्स में सिर्फ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 40% है, और इसमें सुसाइड अटेम्प्ट्स को गिना भी नहीं गया है। हत्या से भी बड़ा और गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। पर इसमें कल्चरल बिलीफ, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर या फिर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आत्महत्या का किसी व्यक्ति या फिर परिवार या फिर समाज पर बहुत गहरा असर होता है। Depression and anxiety. The struggle ended with Beth taking her own life. जैसे कि आसपास के लोगों पर ये इमोशनली बहुत ही बड़ा घाव देता है, और जो भी सर्वाइवर्स होता है उसके लाइफ लॉन्ग उसको शॉक में या फिर गिल्ट या फिर गुस्से में उसकी जिंदगी रह जाती है। सुसाइड सर्वाइवर्स को या उसके परिवार को लाइफ लॉन्ग पूरे सोसाइटी में आइसोलेशन या फिर बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता है। कम्युनिटी इम्पैक्ट, ये पूरे समाज को सदमे में डाल देता है, या फिर उनके अंदर होपलेसनेस या लॉस का अनुभूति होता है। तो जो बच्चा 10 साल तक या 12-15 साल तक बहुत ही खुश होता है, हर चीज में उसे खुशी मिलती है, चाहे वो खेलता है, खाता है या फिर वो नाचता है, हर चीज में खुशी मिलती है। तो ऐसा क्या होता है अगले 3-4-5 सालों में ही जो वो इतनी बड़ी डिसीजन लेने को मजबूर हो जाता है। तो सुसाइड किसी एक कारणवश नहीं होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं या फैक्टर होते हैं जिसके वजह से एक आदमी इस निश्चय पर पहुंचता है। कई कारणों में से सबसे मेन कारण है मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल इलनेस, फिर आता है अल्कोहल अब्यूज या फिर ड्रग अब्यूज, और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स। कई सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जितने लोग भी सुसाइड करते हैं उनमें से 90% लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, या फिर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेंटल हेल्थ इलनेस में डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा कारण होता है, जो कि लगभग हर एक सुसाइड करने वाले के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर पैदा करता है। तो डिप्रेशन की अवस्था में एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही लाचार या फिर निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति या फिर सक्सेस, हैप्पीनेस जैसी चीजें भी बेमानी लगती हैं, और वो रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव या फिर गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, या तो फिर वो शक में ही अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स ये होते हैं: परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस या फिर होपलेसनेस, हमेशा एक व्यक्ति को उदासी का अनुभूति होता रहता है और उसके अंदर कोई भी होप नहीं बचा रहता। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उस व्यक्ति को अपने काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। जो काम में उसको कभी ना कभी बहुत मजा आया करता था, अब उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। चेंजेस इन एपिटाइट एंड वेट, जब लोगों की खाने का तरीका बदल जाता है या फिर उनका वेट अनइवन आगे पीछे होने लगता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, उनके सोने के पैटर्न में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, या तो अगर वो सो जाते हैं तो वो सोते ही रहते हैं बहुत ही लंबे समय तक। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट,
उस व्यक्ति के अंदर हमेशा ही अपने ऊपर कोई भी भरोसा नहीं होता और वो अपने आप को कहीं न कहीं नालायक जैसी फीलिंग उसके अंदर आती है या फिर गुनहगार की फीलिंग्स आती रहती है। थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, उसके दिमाग में सुसाइड जैसी बातें घर कर जाती हैं या फिर मौत को लेके वो बहुत ही विचार करने लगता है। ये सब हमारे ब्रेन का खेला है, सब कुछ। तो हमारा ब्रेन कई हिस्सों में बटा रहता है और हर एक हिस्से को एक जिम्मेदारी दी गई होती है या उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि एक मैनेजर के पास होता है वो अलग अलग चीज़ों को फंक्शन कराने के लिए। जैसे कि सेरेबेलम, सेरेबेलम ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हमारे मूवमेंट या फिर हमारे बॉडी बैलेंस को तय करने का कमांड देता है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम वो हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का जो कि हमारे स्पाइनल कोड को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है और हमारे ब्रीदिंग, हार्ट रेट या फिर उसके पास ब्लड सर्कुलेशन की जिम्मेदारी होती है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहां वो आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है या फिर मेमोरी को बना के रखता है। जैसे कि हम कई भी भाषाओं में बातें करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी टेम्पोरल लोब ही करता है। तो जब हमारे ब्रेन में ट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होने लगता है तब जाके डिप्रेशन की शुरुआत होने लगती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं अलग अलग नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स में, जो कि हमारे मूड, स्लीप या फिर एपिटाइट जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिमांड या फिर मैसेज पास ऑन करता है। या फिर हमारी सिचुएशन या फिर हमारे आसपास का वातावरण या माहौल भी इन ट्रांसमीटर्स में बदलाव लाते हैं। तो डिप्रेशन होने की एक और थ्योरी है जिसमें ये पाया गया है कि जब ब्रेन के स्ट्रक्चर्स या फिर फंक्शंस में बदलाव आते हैं तो भी डिप्रेशन होता है। तो स्टडीज में ये पाया गया है कि जिसको डिप्रेशन होता है उसका हिपोकैम्पल वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाता है। हिपोकैम्पस हमारे मेमोरी या फिर हमारे इमोशंस को चलाता है और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इम्पैक्ट होता है या फिर उसमें चेंजेस आते हैं तो भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इम्पल्स जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंबर को संभालता है। हालांकि हमारे ब्रेन की पढ़ाई या समझ बहुत ही कम लेवल पे और बहुत ही कम मात्रा में अभी तक हुई है, लेकिन फिर भी हम इन रेफरेंसेस से डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेंटल इलनेस का दूसरा और भी सबसे बड़ा कारण होता है एक्सेसिव अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज। तो जब हम बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस करता है। जैसे कि जब भी नशीले पदार्थ लेते हैं तो वो हमारे सेरोटोनिन या फिर डोपामिन पे बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है जो कि हमारे मूड या फिर इमोशंस को संभालता है। इसी वजह से आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग अल्कोहल या फिर ड्रग कंज्यूम करते हैं उनका मूड हमेशा इधर ऊपर नीचे होता है या फिर उनके इमोशंस भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है मेंटल इलनेस का, वो होता है ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स। तो जब किसी के लाइफ में उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा का फेस किया है या फिर उसने सामना किया है तो वो अल्टीमेटली इसको डिप्रेशन के कागार पे लाता है। तो कुछ लाइव इवेंट्स होते हैं जैसे कि फिजिकल या फिर सेक्सुअल अब्यूज, डेथ ऑफ द लव्ड वंस, कोई बहुत ही प्रियजनों को वो खो देते हैं। सीरियस क्रॉनिक फिजिकल पेन, जब उनके पेन में किसी बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सोशल आइसोलेशन, जब वो अपने आप को सोसाइटी में नहीं पाते हैं या फिर सोसाइटी उनको नकार देती है, उस सिचुएशन में भी ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक व्यक्ति के सुसाइड करने या फिर डिप्रेशन में जाने का बहुत ही बड़ा कारण बनता है। तो 2019 में रिसर्च में पाया गया कि इंडिया में सुसाइड के कारणों में से सबसे ज़्यादा 32.4% लोगों ने सुसाइड किया, वो सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। दूसरा है 17.1% जो कि मेंटल इलनेस की वजह से था। थर्ड 5.6% जो कि ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज से हुआ था। तो इन 3 कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है सुसाइड रेट में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में हुई थी। और अनुमान है कि दिस डिटोरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया इज लाइकली टू ग्रो फर्दर। हम सबको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सुसाइड या फिर डिप्रेशन एक स्टिग्मा नहीं है, पर उसके जीते जागते प्रमाण मिलते रहते हैं।
पर या तो फिर एक व्यक्ति अपने मोटिव के हिसाब से या तो फिर उनके आसपास के रहने वाले उनको मजबूर कर देते हैं इस अंजाम पर आने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट मोटिव होता है, उसी वजह से लेट अस अंडरस्टैंड कि सुसाइड्स कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो कई सारे डिफरेंशिएशन बताए गए हैं, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ सुसाइड्स ये हैं। सबसे पहला होता है इगोइस्टिक सुसाइड। तो जब एक व्यक्ति को समाज में अलग होने का या फिर समाज में सम्मिलित होने की अनुभूति नहीं होती है, तो वो समाज में अपना स्थान नहीं ढूंढ पाता। तो वो जब ये स्टेप लेता है तो उस मौत को हम इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। इसका मुख्य कारण होता है अकेलापन, उदासी या फिर निगेटिव इमोशंस। दूसरा है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो जब कोई अपना जान जानबूझ के देता है, ये समझ के कि वो अपने प्राण को सेक्रीफाइस या फिर आहुति दे रहा है किसी बेटर कॉज के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, भगत सिंह के पास ये ऑप्शन था जब उनको सेंटेंस हो गया था कि वो अपील कर सकते हैं, पर उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। तीसरा है एनोमिक सुसाइड। तो जब समाज में, सोसाइटी में उसके राइट्स या फिर सोशल वैल्यूज को दबा दिया जाता है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है, इस वजह से सुसाइड्स को हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। फोर्थ है फैटलिस्टिक सुसाइड। जब एक आदमी अपने आप को कैद या फिर बिल्कुल भी पावरलेस समझता है, जब उस पर बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न हो रहा हो, जैसे कि जेल में हो या फिर स्लेवरी हो या फिर टोटलिटेरियन अथॉरिटी में हो, जब उसको अपना फेट प्री डिटरमाइंड लगे या फिर उसे लगे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उस समय सुसाइड जब वो करता है तो उसे हम बेसिकली फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। फिफ्थ है इम्पल्सिव सुसाइड। तो जब कोई अचानक ही अपने मूड या फिर इमोशंस में आके ये डिसीजन ले लेता है विदाउट मच थॉट या फिर बिना किसी प्लानिंग के, या इंटेंस इमोशंस डिस्ट्रेस होता है, उस सुसाइड को हम बेसिकली इम्पल्सिव सुसाइड कहते हैं। सिक्स्थ इज कॉपीकैट सुसाइड। जब एक दूसरे से प्रेरित होके कोई आदमी अपनी जान ले लेता है, जैसे कि वो चाहे पड़ोस को देख के या फिर किसी मीडिया कवरेज को देख के मोटिवेट हो जाए या फिर किसी सोशल मीडिया पे किसी के सुसाइड या डेथ को देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो इसी को कॉपी कर ले, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कॉपीकैट सुसाइड। सेवेंथ एंड द लास्ट वन इन दिस कैटेगरी इज पैरासुसाइड। तो पैरासुसाइड उसे रिफर करता है, ये बेसिकली नॉन फैटल सुसाइडल बिहेवियर होता है, जब लोगों को खुद को क्षति पहुंचाने का भाव रहता है, पर वो शायद ये रिजल्ट सुसाइड में ना हो पाए, जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट को भी हम पैरासुसाइड कह सकते हैं। तो सुसाइड सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। तो ये सब अलग अलग तरीके के सुसाइड्स होते हैं। अल्टीमेटली ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अलग अलग वजहों से लोग कमिट करते हैं और वैसे ही इसके अलग अलग तरीके के प्रिवेंशंस भी हमारे लिए मौजूद हैं। पर जैसा कि हम समझते हैं या शायद जानते होंगे कि ये जो भाव आता है किसी एक इंसान में, ये अचानक नहीं आता, ये कुछ समय लेता है। सोचते सोचते लोगों के बीच ये टेंडेंसी बन जाती है। सबसे पहला प्रिवेंशन आता है मेंटल हेल्थ केयर। जितना जल्द हो सके इसे हमें पहचानना चाहिए। हम पहचाने और जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प या फिर ट्रीटमेंट लें। याद रहे, सही समय पर सही उपाय आना ही सही चीज है और वो कई जाने बचा भी सकता है। दूसरा प्रिवेंशन है सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट। हमें समय से पहले ही इसे चिन्हित करके अपने अंदर कमी ढूंढते हुए कि हम किसी न किसी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं और वो शायद बढ़ रहा है, तो हमें अपने नशे या फिर लत का इलाज करना चाहिए। तीसरा है क्राइसिस इंटरवेंशन। इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे हॉटलाइंस या फिर क्राइसिस सेंटर्स खोले हुए हैं, तो हमें इमीडिएटली उन दिए गए नंबर्स पे बात करनी चाहिए। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी हो जिसको इसकी मदद है, उसकी मदद हमें करनी चाहिए। चौथा प्रिवेंशन है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए सबके लिए। आजकल के समय में भी हमारे देश में ऐसे टॉपिक को एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है और समझा नहीं जाता, पर हम सबको अब समझदार बनना होगा। अब समय पहला जैसा नहीं है। अब इंडिया में 15 से 24 साल के बच्चे भी बहुत ज्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं और इनफैक्ट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सुसाइड सबसे ज्यादा रेशियो
15 से 24 साल के बीच के बच्चों के सुसाइड का ही है। Suicide as numbers rise at startling rates, especially among young people. तो हमारी जानकारी उनकी या फिर हमारे आसपास या यू नेवर नो हमारी खुद की जान बचा सकती है फ्यूचर में, अगर हमें अवेयरनेस या फिर एजुकेशन मिली, सही मिली तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस राइट टाइम पे अगर हम चिन्हित कर लें अपने इस बिहेवियर या फिर डिप्रेशन को और मेडिकल सपोर्ट लें तो हमारे डिप्रेशन को या फिर उसके सिम्टम्स को सही समय पर रोका जा सकता है। सेकेंड इज साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारे डिप्रेशन या फिर सुसाइडल बिहेवियर से लड़ने के लिए, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे हम CBT भी कहते हैं, या फिर डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जिसे हम DBT भी कहते हैं। तो CBT या फिर DBT इस तरीके के साइकोथेरेपी एक इंसान को इसे समय पर पहचानने में और रोकने में बहुत काम आता है, जो कि निगेटिव थॉट्स को बदल सकता है समय रहते हुए। थर्ड ट्रीटमेंट हो सकता है वो है हॉस्पिटलाइजेशन। जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है और लोगों के हाथ से ये बात बाहर निकल जाती है, तब हॉस्पिटलाइजेशन करना ही बहुत ही बेस्ट विकल्प रहता है लोगों के पास, क्योंकि रिस्क ऑफ सुसाइड बहुत ही बढ़ जाता है, तो उन्हें हम आइसोलेशन में नहीं छोड़ सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द राइट टाइम इज द राइट कॉल फॉर दैट पर्सन। नेक्स्ट इज सपोर्ट ग्रुप्स। जी हाँ, ऐसे कई सारे सपोर्ट सिस्टम्स या फिर सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं देशों में, जो ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें लोग अपनी भागीदारी देकर अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं और राइट टाइम पे राइट सजेशन ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं या फिर वो फिनेंशियल स्ट्रांग है तो वो डिप्रेशन या फिर सुसाइड थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आते होंगे, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर डिप्रेस्ड आदमी सुसाइड के बारे में ही सोचता हो। पर लंबे समय तक डिप्रेशन में रहना ये उस अंत का शुरुआत हो सकता है। तो आप याद करिए कि जब हम छोटे थे, कोई भी जब छोटा था तो वो 10 से 15 साल में जो भी करता था उसे उसमें बहुत मज़ा आता था, चाहे वो खेले, चाहे वो खाना खाए, या वो रोए, या फिर एक्टिंग ही क्यों ना करे, उसे बहुत मज़ा आता था। तो फिर क्या हो गया? बड़े हो गए? जी नहीं, बड़े नहीं हुए, बल्कि हमारी सोच बड़ी हो गई। हम कई सारी चीज़ें सोचने लगे, अलग अलग एनालिसिस कर करके। हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप ने हमें दी थी, तो क्या हुआ अगर कुछ कठिन दिन आ गए? ना ही हम इस सृष्टि में किसी के साथ आए थे और ना ही हमारा हाथ पकड़ के कोई हमारे साथ जाएगा। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जो हम आगे चल के हैंडल ना कर पाए या फिर हम उसे संभाल ना पाए। हमें मजबूत बनना पड़ेगा। हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारी आत्मा का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि जो आप पर बीत रही है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, पर क्या हम डिप्रेशन में रहते हुए भी अपने दिमाग, अपने शरीर या फिर आत्मा को हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर हम उसे समझा नहीं सकते? याद रहे, आपका शरीर और आपका आत्मा बिल्कुल सही है, बस अपने दिमाग को पकड़ लीजिए। आपने अपने दिमाग को खुद छोड़ा था, खुद उसको बेलगाम दिया था। वक्त आ गया है, इसे पकड़िए, संभाल लीजिए। अगर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ये आपकी आत्मा और आपके शरीर से धोखा होगा। तो क्या आप अपने आप को डिप्रेशन से या फिर आपके आसपास के किसी बंदे के जो कि डिप्रेशन में है उसे नहीं बचा सकते हैं? तो इसे रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर छुपे हुए इस कमी को समझना होगा, पकड़ना पड़ेगा। हर आदमी हारा हुआ है या फिर वो हारा हुआ था। हर एक आदमी कभी ना कभी स्ट्रेस्ड था या फिर डिप्रेस्ड था। जो भी आज सफल हैं वो कभी ना कभी स्ट्रेस में थे या फिर डिप्रेशन में थे, पर उन्होंने सही समय पर अपने दिमाग को पकड़ लिया, उसको बांध लिया। पूरे दुनिया में आपका सच्चा साथी अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। अपने आप का हाथ पकड़े, आप सब ठीक कर देंगे, बस इससे निकलने की बाकी है। Lastly, please remember one thing. You were the commander and the master of your life. You are the master of your life. You will remain the master of your life. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी रत्ती भर भी कुछ समझा है या फिर सीखा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ
somebody who needs it. और आगे बढ़ के प्लीज सब्सक्राइब करें इंडियाज इंटेंट को. टेक गुड केयर गाइस. ओवर एंड आउट फ्रॉम संतोष रंजन.